नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं। मैं शिव कुमार पीसीएस क्रांति ऐप पे। तो इसके पहले आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म पीसीएस क्रांति पे जो है हिस्ट्री की और पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी हैं और ये ज्योग्राफी की भी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पे केवल क्लासेज ही नहीं है, पी वाई आप क्यों देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये केवल पी वाई क्यों नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट या उससे और संभावित आगे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावना है, उसको देखते हुए भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। उसके बाद पी वाई क्यू आते हैं ये, ठीक है ना। तो आइए आते हैं ये अगले क्वेश्चन की ओर। ये बिहार का मैप है। बिहार की परीक्षा देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे को बिहार को मैप बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न आप शायद ही कोई ऐसा पेपर देखे होंगे जिसमें बीपीएससी से रिलेटेड बीपीएससी में बिहार मैप से रिलेटेड प्रश्न ना पूछते हो। तो बिल्कुल ध्यान रखें इसका कि किस तरीके से ये मुझे याद करना है, कैसे समझना है। क्योंकि यदि आप मैप को समझते हुए पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो जैसे वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, जनगणना, लिटरेसी, नदियाँ, ये वगैरह ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि ये बिहार के मैप रहने से आपको बेहद आसान तरीके से उस प्रश्न को कर ले जाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या क्या रहा है। क्या क्या रहा है ये कि हाँ, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का ऑप्शन के हिसाब से यदि देखे जाए, ऑप्शन वाइज यदि देखे यहाँ पे, तो प्रश्न जो निकलता है वो, देखिए, ये पूर्णिया और ये पटना होगा। ये इसका आंसर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और पटना डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि पटना और गया ऑप्शन पहला जो होगा नहीं। पूर्णिया और गया ये भी ऑप्शन है जो कि होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की जो मिट्टियां हैं, बिहार की मिट्टियां को तीन तरीके से आप बांट सकते हैं। वहाँ की भौगोलिक संरचना के आधार पर तीन भाग में बांट सकते हैं। ये आप जानते हैं कि बिहार में जो गंगा नदी जो बीचों बीच में बहती है, मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बिहार की जो गंगा नदी है यहाँ पर बीचों बीच में जो ये बह रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में तो उत्तरी भाग है, दक्षिण में दक्षिणी भाग है, ठीक है। और ये जो आप ये भाग देख रहे हैं, ये वाला औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सब इधर की मिट्टियों का इधर की मिट्टियों का रूप, रंग और आकार बिल्कुल अलग है। तो इधर का जो गंगा का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे आप ये साइड देखेंगे तो मिट्टियों की संरचना अलग रहेगी। इधर देखेंगे तो मिट्टियों की संरचना अलग रहेगी, ये वाले भाग में, ठीक है। फिर ईस्ट भाग में देखेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, तो मिट्टियों की भाग का अलग रहेगा, संरचना प्रकार अलग रहेगा। फिर इधर देखते हैं गंगा के दक्षिणी भाग में, तो मिट्टियों की संरचना अलग रहेगी, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पे ये बात जानते हैं कि बनावट के हिसाब से ये जो गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है। अब जानते हैं कि गंगा नदी बिहार के है 12 डिस्ट्रिक्ट को छूते हुए जाती है ये, ठीक है ना। तो ये गंगा नदी के
ऊपर में, गंगा नदी के उत्तर भाग में, गंगा नदी के दक्षिण भाग में, और बिहार के दक्षिणी भाग में जो मिट्टियों का जो प्रकार है वो उसकी संरचना के आधार पे अलग अलग है। अब देखिए, जैसे गंगा की उत्तरी भाग में है नदियां, तो पश्चिम चंपारण वगैरह में देखेंगे, ये साइड यहाँ जो पश्चिम चंपारण है, तो यहाँ जो मिट्टियों का जो प्रकार होगा वो एक होगा अवशिष्ट। अवशिष्ट मिट्टी होंगे यहाँ पे। अवशिष्ट मिट्टी को ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं कि ये लेटेराइट मिट्टी भी होते हैं। और ये इस तरीके से बिहार में मिट्टियों का संरचना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के उत्तरी में जो पश्चिमी चंपारण है, वहां पे हिमालय की वहां पर एक भाग है शिवालिक, जो बा हिमालय के रूप में रहते हैं, बा हिमालय के रूप में है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मिट्टियों का प्रकार अलग होगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो होंगे कंकर होंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों की अलग तरीके की बनावट होगी, प्राकृतिक वनस्पतियों की वजह से अलग प्रकार की बनावट होगी। तो ये जो हो गए ये अवशिष्ट मिट्टी, जिसको लैटेराइट मिट्टी भी कह सकते हैं, समझ गए ना। ये है। दूसरा जो है वो तराई मिट्टी, यानी कि अवशिष्ट मिट्टी के बाद अधिभाग आते हैं, तो वो आपको तराई मिट्टी मिलेंगे। और ये जो तराई मिट्टी है, वहां पर तराई मिट्टी है, वो बिहार का जो 7 डिस्ट्रिक्ट मिलता है नेपाल से, बिहार का सात डिस्ट्रिक्ट जो मिलता है नेपाल से, तो उसके की जो जितने भी निकटवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, वो किशनगंज से लेकर के पश्चिमी चंपारण तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर की जो उसकी परिधि है, चौड़ाई है, उस बीच में तराई मिट्टी मिलती है। खास करके यदि किशनगंज में देखा जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना। ये है तराई मिट्टी। ये तराई मिट्टी किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक लगी है। यहाँ यदि इस तरह कह सकते हैं कि वहाँ मिट्टियों की जो संरचना है अलग है। फिर तराई मिट्टी की बात अगर आते हैं यहाँ पे, तो नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी। नवनिर्मित कहने का संदर्भ यहाँ पर ये है। ओह, नवनिर्मित, नवनिर्मित कहने का संदर्भ ये है कि यहाँ पे कई जो है, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है, ठीक है ना, कमला है। तो ये सब नदियां नए हर साल नई नई हिमालय की तरफ से गाद लाती है, और यहाँ पर क्या करती है, छोड़ जाती है। तो वहां पर क्या होता है, हर साल नई जलोढ़ मिट्टी बनती है, इसलिए बोलते हैं नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी। नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। ये जो आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये मुजफ्फरपुर में मिलेंगे, ये समस्तीपुर में मिलेंगे, सहरसा में मिलेंगे, दरभंगा में मिलेंगे। ठीक है, ये सब ये जो है नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। उसके बाद ये जो आते हैं उत्तरी बिहार का सबसे दक्षिणी भाग, जो गंगा के जस्ट ऊपर में मिलेगा, ये है दोमट मिट्टी। ये दोमट मिट्टी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना। दोमट मिट्टी मिलेंगे आपको। ये जो है, ये भी नदी दोआब के बीच में ही आते हैं, लेकिन किस नदी के भी दोआब में, तो ये जो आते हैं घाघरा और गंडक दोआब में। क्योंकि घाघरा, हर नदियां हर साल कुछ ना कुछ बहा करके लाती है, तो ये मिलेंगे घाघरा गंडक के दोआब में। और ये मुख्य रूप से कहाँ में पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपको सारण में, ये पाए जाएंगे आपको वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना, कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से उत्तरी बिहार की मिट्टियों का ये 4 टाइप है। इसी प्रकार से देखते हैं कि दक्षिणी बिहार की भी जो मिट्टियां हैं, इसको भी आप 4 पार्ट में बांट सकते हैं। 4 पार्ट में इसे भी बांटा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सबसे दक्षिणी भाग है, उसको कगारी कह सकते हैं या कछारी कह सकते हैं।
कछारी मिट्टी कह सकते हैं। उसके बाद का जो मिट्टी है वो है टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र। उसके बाद जो आता है वो आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो सबसे ऊपरी भाग में आता है वो आता है अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है ना। अब कछारी मिट्टी है ये, टाल क्षेत्र है, पुरानी जलोढ़ है और अवशिष्ट है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता। कच कगारी या कछारी मिट्टी है जो नंबर 1 पर है। ये एक तरीके से गंगा और सोन नदी के दोआब के क्षेत्र में पाया जाता है ये कछारी मिट्टी, क्योंकि हर साल जो है उधर छोटा नागपुर के पठार के तरफ से भी जो नदियां बहती है, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से जो नदियां आती है उसका, और इधर गंगा की तरफ से आती है, वो कुछ ना कुछ बहा करके लाती है। तो वहां पे कछारी मिट्टी का क्षेत्र आता है वहां पे। ये मुख्य रूप से जो है दियारा के क्षेत्र में, दियारा के क्षेत्र में मिलता है आपको ये वाली मिट्टी। फिर देखते हैं टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार से जो बिहार की नदियां बहती है, जैसे सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु वगैरह जो नदी हो गए, उसके एक तरीके से जो क्षेत्र चले जाते हैं टाल क्षेत्र, जो आपको पटना से लेकर के मुंगेर तक, मुंगेर तक का जो क्षेत्र है एक तरीके से टाल क्षेत्र में आता है ये। ठीक है ना। उसी तरीके से आते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पर हर साल बाढ़ का प्रकोप नहीं रहता है, एक तरीके से हर साल बाढ़ की नदियों का प्रकोप नहीं रहता है, तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में आता है। जैसे ये नालंदा का क्षेत्र आ गया। फिर आप शेखपुरा के क्षेत्र में तरफ आ जाते हैं, कुछ जहानाबाद का भी क्षेत्र में आप आ सकते हैं। तो ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उधर कुछ पूर्णिया तरफ भी दिखेगा। पूर्णिया के साइड में जो कि प्रश्न आते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, तो पूर्णिया और पटना, ये वाला। और अवशिष्ट मिट्टी कहने का संदर्भ ऐसा है जो कहीं से बहकर के नहीं आया हो, बल्कि वहीं के चट्टानों के द्वारा टूटकर, जो चट्टान टूट करके वहीं पे मिट्टी में परिवर्तित हो गए, उसको बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। मान लीजिए कि ये चट्टान है और ये न कहीं नदी के द्वारा बहा करके लाया गया है, नहीं कहीं हवा के द्वारा बहा कर लाया गया है, बल्कि ये यहीं पे रखे रखे टूट कर मिट्टी में मिल जाए, जिसको बोलेंगे अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है ना। तो ये अवशिष्ट मिट्टी है जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। एक तरीके से कैमूर से लेकर के चले जाएं आप मुंगेर तक के क्षेत्र में, भागलपुर तक के क्षेत्र में, तो ये अवशिष्ट मिट्टी मिलेंगे। उसमें भी जो बिहार का जो दक्षिणी दक्षिणी भाग है, उसमें कैमूर रोहतास के क्षेत्र में अलग मिट्टी मिलेंगे। नवादा और मुंगेर के क्षेत्र में जो है अलग मिट्टी मिलेंगे। अब चले जाते हैं रोहतास कैमूर वाले में, तो उधर क्या है, उधर थोड़े थोड़े चूना पत्थर का अंश मिलेगा आपको। आ, ठीक है ना। चूना पत्थर का अंश वहां पर मिलेगा। आप पूर्वी साइड में चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो वो थोड़ा उधर का जो अंश है थोड़ा सा हल्का हल्का, आ, हल्का पीला टाइप से रहेगा। तो अलग अलग मिट्टियों की संरचना है बिहार में। यदि अब मैं इसको डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। ठीक है। अब आते हैं कि बिहार के निम्न जिलों में से पीडमॉन्ट स्वैप मिट्टी। पीडमॉन्ट स्वैप मिट्टी कहने का मतलब ये है, एक तरीके से कह सकते हैं ये, कि जैसे मान लिया जाए कि ये पठार है, ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है। और पहाड़ का क्या होता है कि एक तरीके से ये जो एरिया है तलछट्टी वाला, किनारा वाला, और मान लीजिए कि ये समुद्र है या मैदान है, तो ये जो तलछट्टी वाला एरिया होता है एक तरीके से तलछट्टी, तल में जो छटा हुआ है उसी को बोलते हैं पीडमाउंट स्वैप, तलछट्टी मिट्टी। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, जिस एरिया में पहाड़ होंगे, जिस एरिया में पर्वत होंगे। अब ऑप्शन से देखते हैं क्या मधुबनी में पर्वत है? नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। भागलपुर में है? नहीं, तो ऑप्शन ये क्या होगा, नहीं होगा। सीता, देखिए पश्चिमी चंपारण,
पश्चिम चंपारण आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसके अंश पाए जाते हैं, तो वहां तलछट्टी में ये पाए जाएंगे, पश्चिम चंपारण में। ठीक है ना? सीतामढ़ी में नहीं। तो आप केवल इसका अर्थ जानते हैं, ये पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी का केवल आप अर्थ जानते हैं, तो आप इस आंसर को कर ले जाएंगे ऑप्शन से निकाल करके। ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? अब देखिए ऑप्शन से देखिए। पहला, पहाड़ी मिट्टी से है। पहाड़ी मिट्टी तो केवल पश्चिम चंपारण में मिलेंगे। फिर आप चले जाएंगे एक तरीके से तो आपको मिलेंगे रोहतास के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, उधर मुंगेर के क्षेत्र में। तो ये पूरे तरीके से नहीं होंगे। ठीक है ना? कछारी मिट्टी, यदि कछारी मिट्टी देखते हैं, कछारी मिट्टी, तो ये एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा बिहार में, बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है कछारी मिट्टी। रेगुर मिट्टी देखिएगा तो ये सब क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तराई मिट्टी तो आप देखिए, तराई मिट्टी कहाँ मिलता है? तराई मिट्टी एक तरीके से नेपाल के जो 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं बिहार के, उस क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा देखिए ऑप्शन से क्या निकल के आ रहा है, ये। तो बिहार का मैप यदि आपको याद है, बिहार के मैप को आप समझते हैं, तो इस प्रश्न को आप यहाँ से भी कर लेकर कर करके चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बिहार की मैप को बिल्कुल समझिए। बिहार की मैप आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट की ध्यान में हो, तो आपको बिहार की जलवायु, बिहार की मिट्टी, बिहार की जनसंख्या, जनगणना, लिटरेसी याद करने में भी काफी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। खास करके बिहार का इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमी सर्वे जो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इनकम है, कम इनकम है, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बड़ा है, कम छोटा है, तो ये सारे चीज़ आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी यदि आपको बिहार का मैप याद है। आते हैं अगले में। कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कह रहा है क्या कि जो दिया हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे जो 4 गो क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें सबसे पुराना कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे? तो देखिए पहली बात तो आता है रोहतास का। रोहतास जो है ये विंध्य क्रम की है, ये विंध्य क्रम की श्रेणी के अनुसार आता है ये रोहतास का पठार। उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियां हैं, यानी कि जो पश्चिम चंपारण की जो पहाड़ियां हैं, ये एक तरीके से नवीनतम है, ये बिल्कुल न्यू है। एक तरीके से ये बिल्कुल सबसे न्यू है ये, वहां पर जो बना हुआ है। खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं, ये कैम्ब्रियन काल की है। ये जो है कैम्ब्रियन काल की है। और उत्तर गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो गंगा जो नदी है उसके उत्तर का जो मैदान है, नहीं नहीं, सबसे नवीनतम जो है गंगा का मैदान है ये। ये जो है ये तो टर्शियरी काल की है। मैं समझ गया था इसको गंगा का मैदान। ठीक है ना? ये जो है टर्शियरी काल की है, टर्शियरी काल की है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जानते हैं कि कैम्ब्रियन काल सबसे पुरानी है, तो खड़गपुर की जो पहाड़ी होगा वो सबसे पुराना होगा। समझ गए ना? आते हैं बिहार। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है। चट्टान प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ये जो दिया हुआ है इसके विवरण से मिलान कीजिए। जैसे कह रहा है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, यानी कि इसके बारे में आप जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं आंसर। देखिए धारवाड़ जो है क्या है? धारवाड़ ये क्या है? एक तरीके से सबसे पुरानी है ये, सबसे पुरानी ये जो है चट्टान पद्धति है ये। ठीक है ना? दूसरा क्या है? विंध्य क्रम की, विंध्य चट्टान जो प्रणाली है, विंध्य चट्टान प्रणाली क्या कह रहा है? ये जो विंध्यन है एक तरीके से रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में मिलता है, जिधर चूना पत्थर, डोलेमाइट, क्वार्टजाइट वगैरह वगैरह ज्यादा होता है। देखिए ये क्या है? तो दू का है क्या? एक तरीके से बलुआ पत्थर रहेगा, बलुआ पत्थर रहेगा।
चूना पत्थर रहेगा। ठीक है, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। सी में आते हैं कि क्वाटरनी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनी चट्टान प्रणाली रहेगा, ये जब भी रहेगा, ये रहेगा, ये रहते हैं जब देखिए हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। ये जब भी जो है ना प्रायद्वीपीय पठार की नदी और हिमालय से बहने वाली नदी दोनों के द्वारा निर्मित जो कटाव रहता है वहां पर बनेगा तो क्वाटरनी चट्टान प्रणाली बनेगा। ठीक है, आंसर लगभग तय हो गया है। तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है आपका, वो है पश्चिम चंपारण में के जिले में पाई जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पश्चिम चंपारण के जो शिवालिक वाले क्षेत्र में है वो है। तो अब आते क्या है कि धरवार चट्टान की प्रणाली क्या है? सबसे पुरानी चट्टान पद्धति, इसमें कौन है सबसे पुरानी? ऑप्शन ए का 3, इसका जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बलुआ पत्थर चूना पत्थर, देखिए ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 देखें तो किसमें ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। देखिए आपको आपको एक भी याद होता है तो अब बन जाता। देखिए ए का 3 किसी में नहीं है, केवल बी में है। क्या हो गया? ये सोल्व हो गया। आपका आंसर जो है केवल एक ऑप्शन से सोल्व हो गया ये। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया? बी। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? नहीं है, ध्यान देना, क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। देखिए धारवाड़, यहाँ पे समझना है धारवाड़ और विंध्य क्रम। विंध्य क्रम, देखिए धारवाड़ क्रम का जो होगा वो होगा कहाँ? वो होगा मुंगेर में, वो होगा जमुई में, वो होंगे नवादा में। ठीक है ना, ये हो गए धारवाड़ क्रम की होगी। विंध्यन क्रम की जो होंगे वो होंगे रोहतास में, वो होंगे कैमूर में। ठीक है, तो आपको इतना ही से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए धारवाड़ क्रम का नहीं है, धारवाड़ क्रम का कौन नहीं होगा? मुंगेर होगा, जमुई होगा, नवादा होगा, कौन नहीं होगा? रोहतास। रोहतास किसका होगा? तो रोहतास होगा विंध्यन क्रम की। तो आंसर आपका क्या होगा? रोहतास। ठीक है ना। हाँ, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, ये जो प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन होता है झारखंड से। 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा भी कहते हैं, उनका बर्थडे के गिफ्ट देते हुए लोगों ने झारखंड का विभाजन किया था। ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये प्रश्न ये भी पूछता है कि जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था तो उसे कितना डिस्ट्रिक्ट दिया गया था? झारखंड सहित बिहार का जो डिस्ट्रिक्टों की संख्या थी वो थी 55, 55। इसमें से 37 जिला बिहार के पास रहा था और 18 जिला जो है दिए गए थे झारखंड के पास। अब जाकि बिहार में एक जिला का निर्माण और हुआ है जहानाबाद से कट करके अरवल का। तो बिहार में जिलों की संख्या हो गई है 38, 38, और यहाँ पर है 18 है। ठीक है, लगभग बिहार का जो है 46% भूभाग दिया गया था झारखंड को, और 54% जो है अभी जो है बिहार के पास में है। ये भी प्रश्न बनते हैं और इसको भी ध्यान में रखने की बात है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कि कौन सा साझा जो है सीमा नहीं करता। कौन सी नहीं करेगा? तो गंगा सोन विभाजन, ये तो सीमा करेगा, क्योंकि गंगा और सोन विभाजन जो है, जो सोन नदी आप जानते हैं कि जिधर से बहती है, तो ये रोहतास से बहते हुए आती है ये सोन नदी। तो सोन नदी बिल्कुल झारखंड से सीमा टच करेगा इसका। ठीक है ना, करेगा। मगध का जो मैदान है ये भी करेगा, क्योंकि मगध है, अब जानते हैं कि गया पटना ये सब समाहित था उसमें, नालंदा भी समाहित था। तो गया तो करता ही है, तो गया करता है, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कि ये भी साझा करता है, ये भी साझा करता है। अंग का मैदान,
अंग का मैदान आप जानते हैं कि अंग जो थी आप जानते हैं कि भारत में जो 16 महाजनपद थे, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जो महाजनपद थे उसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसमें 16 महाजनपद में जो 3 महाजनपद थे, उसमें एक था मगध, जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। दूसरी जो महाजनपद है वो अंग अंग जिसकी राजधानी चंपा वर्तमान में जो है भागलपुर और मुंगेर का एरिया पड़ता है इसमें अंग में। और जो तीसरे था वो था वैशाली, बज्जी बज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है ना। तो इसमें यही पूछ रहा है, जानने की बात यही थी। तो अंग का भी नहीं करता, अंग का भी करेगा ही, क्योंकि सॉरी अंग का करेगा क्योंकि ये भागलपुर और मुंगेर में पड़ रहा है, सीमा उसका टच करता ही है। हमने कई बार बताया है कि ये प्रश्न जो सीमाओं वाले हैं, वो घूमते फिरते पूछता रहता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे टच कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड को टच कर रहा है, कौन सा पश्चिम बंगाल को कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश को कर रहा है, कौन नेपाल को कर रहा है। तो केवल एक ये नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली भी कई रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ये भी है, जैसे मिथिला का मैदान झारखंड को टच नहीं करेगा, ये चला जाता है आपको दरभंगा साइड। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ये मिथिला का मैदान जो है झारखंड के साथ सीमा अपनी टच नहीं करता। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में और चंपारण जिलों में कौन सी अधिकांशतः जो मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है ना। उसमें देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है और चंपारण है। चंपारण में तो अब शिष्ट मिट्टी भी पाई जा रही है वहां पर। ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो है दोमट मिट्टी भी पाई जा रही है। फिर जो है प्राचीन नवीन नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी भी पाई जा रही है वहां पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हर साल नदियां जो है अपने दोआब क्षेत्र में अवसाद के माध्यम से नई नई मिट्टी ला करके वहां पर फैला देती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी यहाँ पे। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है तो ये तो पाया जाएगा आपको वहां पर जहाँ पे कई वर्षों से बाढ़ नहीं आता है, जैसे कि नालंदा का क्षेत्र होगा, शेखपुरा का क्षेत्र हुआ। आप जहानाबाद के क्षेत्र में भी चले जाएंगे तो कुछ वहां भी मिलेंगे, कुछ गया का दक्षिणी क्षेत्र भी आ जाएंगे वहां पे, तो ये प्राचीन काल के जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए ये मैप को बार बार याद रखें, क्योंकि देखिए अभी एक आंसर, जैसे ये नालंदा, अभी एक आंसर आया, ये जहानाबाद का क्षेत्र आया, नवादा का ये गया का ये वाला क्षेत्र आएगा, ये सब क्या होंगे, ये शेखपुरा होंगे। ये सब में क्या होगा, प्राचीन काल के जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक है ना। इस क्षेत्र में जो है अलग मिट्टी मिलेंगे। देखिए अब अगला प्रश्न ये कहेगा कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए कौन कौन से कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण कर रहा है, पश्चिमी चंपारण कर रहा है, और कौन कर रहा है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है ना। तो इस तरीके से 7 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं नेपाल की सीमा को। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन है बिहार का। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें देखेंगे, आपको आगे प्रश्न प्रश्न तुरंत मिलने वाला है। तो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा बिहार का, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट जो होगा बिहार का वो होगा किशनगंज। सबसे पश्चिमी जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा कैमूर।
कैमूर, यानी कि के इधर भी और के इधर भी, के, ठीक है ना। अब चले जाए उत्तर में, तो उत्तर में होंगे कौन सा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिणी में चले जाएं तो गया, गया जो कि अब गया जी में तब्दील हो गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बनते हैं, आप इसको बिल्कुल याद करें समझ करके। जैसे देखिएगा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में इसका चर्चा कर दिया है। तो ये होगा चूना पत्थर के लिए, कैमूर के क्षेत्र में से चूना पत्थर हो गया, ठीक है ना, बालू पत्थर हो गया। इसलिए देखिएगा कि कैमूर के क्षेत्र में, रोहतास के क्षेत्र में पहले क्या था, बहुत सीमेंट फैक्ट्री भी लगता था। उसका रीजन ये भी यही था कि उधर चूना पत्थर वगैरह जो है ज्यादा मात्रा में मिलते थे। तो क्या हो जाएगा ये, चूना पत्थर। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है एक तरीके से नेपाल से जो हिमालय की नदियां बह करके आती है, तो सारे जो है बरसात के दिनों में बहुत मात्रा में पानी लाती है। तो उत्तर बिहार का क्षेत्र जो है, बिहार लगभग 73% के आसपास, 73 या 74% के आसपास जो उत्तर बिहार का एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे बिहार का जो बाढ़ क्षेत्र है उसका लगभग 16 से 18% वो केवल बिहार में पाए जाते हैं। समझ रहे, इतना बिहार में बाढ़ का प्रकोप का भीषण है, 16 से 18%, जबकि पूरे बिहार का 73% जो है एरिया वो बाढ़ से प्रभावित रहता है, ठीक है ना। तो ये किसे होंगे, बाढ़ से प्रभावित होंगे। कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए सबसे पूर्वी भाग में यदि स्थित देखा जाए तो किशनगंज है, किशनगंज है। यहाँ पे शहर पूछ रहा है लेकिन संदर्भ है डिस्ट्रिक्ट पूछने का ही। तो सबसे पूर्वी भाग किशनगंज होगा, सबसे पश्चिमी भाग आपने देखा वहां पर मैंने अभी बताया कि सबसे पूर्वी भाग किशनगंज होगा, सबसे पश्चिमी भाग जो होगा वो कैमूर होगा, सबसे उत्तरी भाग होगा वो पश्चिमी चंपारण होगा, और सबसे दक्षिणी भाग जो होगा वो गयाजी होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग में किशनगंज नहीं है, तो देखिए भागलपुर नहीं होगा, पटना नहीं होगा, पूर्णिया नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कटिहार होगा। देखिए मैं अब एक बार आपको मैप से दिखाता हूँ। देखिए किशनगंज के बाद कौन होगा, देखिए यहाँ पे तस्वीर देखिए, किशनगंज आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद कौन सा आ रहा है, पूर्णिया आ रहा है, लेकिन पूर्णिया देखिए यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कटिहार। तो सबसे पूर्वी भाग किशनगंज के बाद कौन सा आएगा, कटिहार। इसीलिए मैप याद करने के फायदे हैं, देखिए है ना, मैप याद करने के फायदे हैं। ये कटिहार आ रहा है, ऑप्शन से क्या आ रहा है, कटिहार आ रहा है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए ब्रह्मयोनी हिल जो है आज का गया जी डिस्ट्रिक्ट में, पहले का गया लेकिन नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, ये गया जी। तो ये जो है गया में है ये, और ये 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो गया जी है वो 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें एक जो पहाड़ी है वो है ब्रह्मयोनी, एक जो है ब्रह्मयोनी भी है, एक है मंगला गौरी। ये प्रश्न पूछ सकता है, मंगला गौरी है, श्रृंग स्थान है, श्रृंग स्थान है, और एक है रामशिला, ठीक है ना। तो ये गया जी जो है 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जगह है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो जो आंसर होगा आपका राजगिरी होगा। राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो 5 पहाड़ी कौन कौन सा है, एक तो सब जानते होंगे जो राजगिरी जाते होंगे, 5 पहाड़ी कौन कौन सा है। एक तो हो गया स्वर्णगिरी, क्योंकि स्वर्ण भंडार है वहां पर,
स्वर्णगिरी हो गया, एक है उदयगिरी, ठीक है, एक है वैभवगिरी, एक है वैभवगिरी, एक है बिपलागिरी, और एक जो है रत्नागिरी। ठीक है ना। तो ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा घिरा हुआ है। स्वर्णगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, बिपलागिरी और रत्नागिरी। देखिए पहले क्या होता था कि जो राजधानी शासक बनाते थे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बनाए जाने का एक रीजन होता था, कारण होता था। जैसे मान लीजिए कि ऐसा जगह बनाए कि दुश्मनों आज अटैक करे, तो वहां पे अटैक, सुरक्षा हो, एक बचाव हो। तो इसीलिए पहाड़ियों के बीच में बनाया जाता था। अब जहाँ राजस्थान में देखते होंगे बहुत सारे जो राजाओं के महल हैं वो पहाड़ के ऊपर में बने हुए हैं। ये जो मगध की जो दूसरी राजधानी थी राजगिरी, ये पाटलिपुत्रा, वो भी कहीं ना कहीं वो गंगा और सोन और पुनपुन के बीच में घिरा रहने की वजह से दुश्मनों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया था पाटलिपुत्र राजधानी। तो यहाँ पर भी जो बनाया गया था उसी के दृष्टिकोण से बनाया गया था। और ये पूछा भी गया है कि बिहार का वो कौन सा स्थल है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो आंसर होगा आपका राजगीर है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, एग्जैक्ट में इसी की मैं चर्चा कर रहा था, वो होगा आपका, इसमें न गया है, न पटना है, न भागलपुर है, न बोध गया, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या होगा आपका, ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 1999 में पूछा गया है, यानी झारखंड विभाजन के पहले का। तो जिस समय झारखंड सहित था बिहार, उस समय बिहार से जो जिले थे, राज्य थे, वो लगता था मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 4 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखते हैं क्या कि तीन तीन डिस्ट्रिक्ट है। आप चले जाएंगे तो पूरब में आपको लगेगा पश्चिम बंगाल, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल। यदि आप दक्षिण में चले जाएं तो आपको मिलेंगे झारखंड, और यदि पश्चिम में चला जाए तो वो मिलेंगे यूपी। ठीक है ना, इस तरीके से। और उत्तर में चले जाएं तो वो है एक अदर कंट्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है नेपाल। ठीक है, जिसे 7 जिले मिलते हैं, झारखंड से 8 मिलते हैं, यूपी से भी 8 मिलते हैं, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले मिलते हैं। ठीक है ना, इसको भी याद रखें क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया आंसर होगा आपका 3, जो कि ये पहले का आंसर दिया हुआ है, 4 नहीं होगा। बिहार के जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन सा सीमा साझा नहीं करता, देखिए मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, आंसर आपका पूर्णिया होगा। पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है। देखिए कितने मैप से प्रश्न आ रहे हैं हर साल, अब तक मैप से रिलेटेड ही प्रश्न दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से मैप याद करना बेहद ही जरूरी है यदि बिहार की परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, खास कर करके बीपीएससी में बैठ रहे हैं, और बिहार का मैप याद नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपको नुकसान होने वाला है। आप 2 से 3 प्रश्नों पर नुकसान आपको होने ही वाला है। ठीक है ना। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्वेश्चन रिपीट है वही वाले फिर से। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, मैंने इसका चर्चा किया था अभी कि उस समय जिसमें झारखंड था बिहार में, उसमें जिलों की संख्या जो थी वो 55 55 जिले थे। झारखंड बनने के बाद जो है झारखंड को 18 जिले दे दिए गए, और बिहार के पास रह गए 37 जिले, और झारखंड के पास 18 जिले। इधर जहानाबाद से टूटकर एक जिले का निर्माण हुआ, उसका नाम है अरवल। इसलिए बिहार के जिलों की संख्या हो गई वर्तमान में 38। उस समय कितने थे, 37, 37। कौन सा जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। देखिए एक समय भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हो रहा था, तो भाषाई आधार पर जिलों का भी विभाजन हुआ था। जैसे 1956
वो वर्ष याद होने चाहिए 1956। भाषाई के आधार पर कुछ राज्यों का विभाजन हुआ था, तो उसी के आधार पर बिहार में भी कुछ जिलों का विभाजन हुआ, जैसे पूर्णिया का क्षेत्र और मानभूम यानी पुरुलिया का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या थे, बंगाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो उन लोगों को भाषा के आधार पे दे दिया गया था। तो ये थे पीसीएस क्रांति में ज्योग्राफी की ये अंतिम क्लासेस, और मैं फिर लेकर के आऊंगा जो और भी नेक्स्ट पार्ट बचे हुए हैं। आपको यदि इसके पीडीएफ चाहिए इसके, तो आप इसके लर्निंग ऐप पर, पीसीएस लर्निंग ऐप पर आप जाकर के मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप इसको प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आप यहाँ से ज्वाइन करने का पीसीएस क्रांति, और ये रहा आपका टेलीग्राम स्कैन जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। नमस्कार।